अब बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा जैसे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाया गया। अब मैं आपको जो है एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जैसे सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है। इसके लिए हमने मान लिया कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। इस तरह से जो सर्किट, इस तरह से एक आयत बनाया गया डॉटेड, यह बताया जा रहा है कि यह जो प्रतिरोध है यह सेल के घोल द्वारा जो उत्पन्न जो है धारा के मार्ग में रुकावट है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ई जो है सेल का जो है क्या है कि विद्युत वाहक बल है। और सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है हमने आपको बताया। यह छोटी जो पट्टी आपको जो है दिखाई दे रही है यह ऋण टर्मिनल है और यह बड़ी पट्टी जो है हमारी वो धन टर्मिनल है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध क्या है, R तथा एक एमीटर जो है जुड़ा हुआ है और सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है। और इसके समांतर क्रम में एक क्या जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो हम देखें तो सेल द्वारा t समय में दी गई कुल ऊर्जा W बराबर क्या होगा, EI इंटू क्या होगा, T। जैसे हमने आपको बताया था पीछे कि W बराबर विद्युत ऊर्जा V Q या W बराबर Q की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, I इंटू क्या है, T। ये कोई अलग का फार्मूला नहीं यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ V की जगह पे सेल का क्या लिया गया है, विद्युत वाहक बल। तो EI क्या हो गया, T। अब हम बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर हम देखें तो ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, VI क्या होगा, T। जहां V जो है सेल के सिरों का क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, I जो है प्रवाहित धारा है, T क्या है, समय है। तो अगर हम सेल के भीतर देखें बच्चों, तो सेल के भीतर जो है कि धारा के मार्ग में जो है रुकावट स्मॉल r आने के कारण विभव पतन अगर देखें, विभव पतन क्या होगा, I इंटू क्या होगा, R। I इंटू R, जहां I धारा है क्योंकि सेल में भी क्या है, I धारा ही बह रही है, लेकिन उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R। अगर हम आंतरिक परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य देखें, W बराबर तो क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू क्या होगा, T। तब सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा दो भागों में डिवीजन हो रही है। एक तो कहने का मतलब है कि बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में व्यय हो रही है और दूसरा हमारा जो है आंतरिक परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में जो है कि कार्य करना पड़ रहा है। तो यदि हम जो है कि ऊर्जा एक अदिश राशि होती है तो सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा W बराबर W बाह्य प्लस W क्या है, आंतरिक के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम यहाँ W की जगह पे क्या ले सकते हैं बच्चों, I इंटू टी ले सकते हैं और W बाय की जगह पे VIT। यहाँ I स्क्वायर क्या हो गया, RT। यहाँ IT क्या हुआ, कॉमन हुआ जो कट गया, तो E बराबर V प्लस I इंटू क्या हो गया R, या V बराबर E माइनस क्या है, IR। यह सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या है, संबंध है। जहां V जो है सेल का टर्मिनल विभवांतर है, E जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, I जो है कहने का मतलब कि परिपथ में प्रवाहित धारा है, R जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यदि इस कंडीशन को हम देखें तो यहाँ दो प्रतिबंध बनता है कि यदि हम V बराबर E माइनस IR के अनुसार देखें तो जब सेल द्वारा कोई धारा नहीं ली जा रही हो, जब धारा हम लेंगे ही नहीं, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन जब सेल द्वारा धारा ली जाएगी तो निश्चित है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर सदैव सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। अब हम इसी फार्मूले की सहायता से यह चलना चाहते हैं कि विद्युत धारा और सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध होता है।
तो हम इस फार्मूले के अनुसार जो है कि अगर चलें तो V बराबर E माइनस क्या होता है आई आर, अभी बताया गया। ओम के नियम से देखें बाह्य परिपथ के लिए तो V बराबर जो है I इंटू क्या हुआ R। अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का दोनों बायां पक्ष अगर देखें तो बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण क्या है सेकेंड। इस स्थिति में बच्चों हम देखें तो V की जब E माइनस आई आर बराबर क्या होगा आई आर, या पक्षांतर कर दे तो आई आर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है आई कॉमन है, आई कॉमन है तो आई कॉमन लेके यदि हम पक्षांतर करें तो आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। इस पे भी काफी न्यूमेरिकली प्रश्न जो है हल होते हैं, और हल होते हैं तो यहाँ संबंध को जान लेना चाहिए। किसके बीच संबंध हो गया कि परिपथ में प्रवाहित धारा और सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध हुआ। आई बराबर ई अपान आर प्लस क्या है आर, जहां आई जो है प्रवाहित धारा है, ई सेल का विद्युत वाहक बल है, और आर जो है बाह्य प्रतिरोध है, तो स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध है। अगर हम इसी रिलेशन से ओम के नियम से चलें तो V बराबर क्या होता है आई आर। आई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं ई अपान आर प्लस आर, और यह आर पहले से ही है। अगर हम V को इधर लेके आए तो ई V बटा ई बराबर, ई को इधर लेके आए तो V बटा ई बराबर आर प्लस आर, या इसका व्युत्क्रम कर दें, यह V बटा ई है, और ई बटा V अगर हम कर दें तो ई बटा V बराबर इधर का व्युत्क्रम हो जाएगा। पहले क्या था आर बटा में आर प्लस आर, अब क्या हो जाएगा आर प्लस आर बटा में आर। इसको हम अलग अलग बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इस आर से आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपान क्या हो जाएगा आर। अब हम पक्षांतर करते हैं, 1 को इधर लेके जाते हैं तो ई अपान वी माइनस क्या हो गया 1 बराबर आर अपान क्या है आर, या आर बराबर ई अपान वी माइनस 1 इंटू क्या है आर। इस फार्मूले से हम जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता कर सकते हैं। यदि हमको सेल का विद्युत वाहक बल मालूम हो, टर्मिनल विभवांतर मालूम हो और बाह्य प्रतिरोध मालूम हो, तो हम जो है कि कहने का मतलब है कि सेल के विद्युत आंतरिक प्रतिरोध की गणना इस फार्मूले से कर सकते हैं। बच्चों जैसे आपको जो है बताया गया कि जैसे सेल के आंतरिक प्रतिरोध और क्या है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध आप लोग जो है सीख चुके हैं। परिपथ में कभी कभी हमें धारा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो इस स्थिति में जो है कि हम करते क्या है कि एक सेल से जो है परिपथ की धारा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए हम कई सेलों को जो है जोड़ते हैं और जोड़कर जो है उचित जो है कि धारा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग भी जो है सेलों को जोड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो टार्च प्रयुक्त होते हैं सेल वाले, प्राय हमारे घरों में 2 सेल और क्या है 3 सेल के टार्च प्रयुक्त होते हैं। यदि आप जो है ड्राई सेल ले लें और ड्राई सेल का जो चिकना वाला सिरा दिखाई देता है ऊपर टोपी जैसा, वो धन टर्मिनल होता है, और जो प्लेन सिरा पीछे का होता है वह जो है कि कहने का मतलब ऋण टर्मिनल होता है। तो जब आप सेल को जो है जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं कि जब एक सेल के टोपी वाले सिरे को जो है जो परिपथ बना हुआ है सेल जो टार्च का जो है एक डाल देते हैं, फिर दूसरे सेल के धन टर्मिनल को आप जो है पहले सेल के पीछे से जो है टच कराते हैं, फिर दूसरे के पीछे से तीसरे का धन टर्मिनल टच कराते हैं, अर्थात यह संयोजन आप श्रेणी क्रम संयोजन कर देते हैं। तो आप घरों में भी जो है देखिए आप व्यवहारिक यह काम करते ही हैं, लेकिन इस चीज को जाने कि हम किस तरह से किसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी भौतिक विज्ञान की भाषा में। तो हम देखें तो यहाँ पे सेलों को भी जो है 2 क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखें कि देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल को परिपथ में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यह 2 पट्टियों द्वारा असमान लंबाई की 2 पट्टियां होती है। बड़ी पट्टी जो होती है वह जो है कि प्लस को, और छोटी पट्टी जो है ऋण को जो है कि प्रदर्शित करती है, माइनस को प्रदर्शित करती है। तो जब पहले सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल का धन टर्मिनल जोड़ दिया जाता है, और दूसरे के जो है ऋण टर्मिनल से तीसरे जो है कि कहने का मतलब कि सेल का धन टर्मिनल जोड़ दिया जाता है,
तो इस तरह से क्रम हमारा चलता रहे तो यह संयोजन जो है कि कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों हमेशा याद रहना चाहिए कि पहले सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल का कौन सा टर्मिनल जोड़ोगे, धन टर्मिनल। अगर दूसरे सेल में फिर जोड़ना है तो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से आप जो है तीसरे सेल का धन टर्मिनल जोड़ोगे। इसी प्रकार जितना सेल आप जोड़ना चाहते हो अगर इस यही क्रम जो है निरंतर आगे तक बनाए रखो तो यह संयोजन हमारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने यहाँ मान लिया कि हमारे पास n सेल हैं, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनके विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान है। जैसे आप जो ड्राई सेल लेते हैं दुकान से उसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है अर्थात 1.5 वोल्ट होता है। तो आप देख लीजिएगा उसको खरीदते हैं तो रिमोट में लगाते हैं, कहने का मतलब ये कि घड़ी में लगाते हैं तो सेल को देख लीजिएगा। यह सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनके प्रत्येक जिनका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, समान है, R है और इनका विद्युत वाहक बल E है। तो अगर हम एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, जैसे दो सेल आप मार्केट से खरीदें तो दो सेल में से एक का जो है 1.5 वोल्ट है तो दूसरे का भी 1.5 वोल्ट है तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। उसी तरह से हमारे पास n सेल हैं तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n वोल्ट हो जाएगा। n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr। बाह्य प्रतिरोध का मान हमने क्या माना है, R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है R प्लस nr हो जाएगा। तब परिपथ में प्रवाहित धारा हमने पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में बताया है कि I बराबर, हमने यह रिलेशन बताया था कि I बराबर विद्युत वाहक बल बटा में जो है परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये संबंध बताया था। तो यहाँ विद्युत वाहक बल हमारा किसके बराबर है, n के, और R प्लस क्या है nr, जहाँ n सेलों की क्या है, संख्या है। विशेष स्थिति देखें, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तब जो है हम इस बाह्य प्रतिरोध R को जो है छोड़ सकते हैं। तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, n अपान nr, अर्थात n से n कट जाएगा, E अपान क्या हो जाएगा, R। इस स्थिति में अगर हम देखें तो कहने का मतलब यह है कि इस स्थिति में अगर हम देखें बच्चों तो हमें एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा के समान ही धारा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। अर्थात इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना ज्यादा लाभप्रद नहीं होगा, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है। लेकिन जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो तब I बराबर क्या हो जाएगा, यानी अपान क्या होगा, R। अर्थात हमें जो है धारा का मान पहले से n गुना प्राप्त होगा। अर्थात इस स्थिति में जो है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना अधिक लाभप्रद होगा परिपथ में। ठीक इसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन में यहाँ हमने दिखाया कि जब सभी सेलों का धन टर्मिनल एक ही स्थान से जुड़ा हो और उनके ऋण टर्मिनल किसी एक अन्य स्थान से जुड़े हों तो इस प्रकार के जो है कि संयोजन को जो है हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में भी हमने यहाँ मान लिया है कि n सेल है और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा I है तथा बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो इस स्थिति में हम अगर देखें बच्चों तो n सेलों का जो है कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के बराबर होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समांतर क्रम में अगर हम सभी सेलों को जोड़ें तो सभी सेलों का जो है कुल विद्युत वाहक बल जो है एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और n सेलों का यदि आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश मान लें तो 1/R डैश बराबर 1/R धन 1/R धन 1/R धन कितने पदों तक होगा, n पदों तक, या 1/R डैश बराबर n अपान क्या होगा, R, या R डैश बराबर R अपान क्या हो जाएगा, n। इस स्थिति में अगर हम देखें तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बच्चों R प्लस n अपान क्या होगा, R। तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I बराबर E अपान R प्लस R अपान n। इस भिन्न को हल करें तो I बराबर n E अपान n R प्लस क्या होगा, R। यहाँ भी विशेष परिस्थिति है
यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो हम स्मॉल r को छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में जो है I बराबर क्या होगा, N E अपान क्या हो N R, अर्थात I बराबर E अपान क्या होगा R। अर्थात यहाँ पे ध्यान देना वाली बात है कि n सेलों से प्राप्त होने वाली धारा एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा के तुल्य है। अर्थात इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तब I बराबर क्या होगा, N E अपान क्या होगा R। अर्थात हमें जो है प्राप्त होने वाली धारा एक सेल से जो है प्राप्त होने वाली धारा की n गुनी होगी।